Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you history of class 12th. Today we are going to take the chapter of history, Kings and Chronicles. In this chapter, I will tell you about the Mughal court between the 16th and 17th century. 16th and 17th century के बीच में जो कुछ भी मुगल कोर्ट में हुआ, जिन रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, उन सब के बारे में बात करेंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। उनके मॉन्यूमेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसी तरह से आगे चलते हुए अपन जो आज बात कर रहे हैं मुगल कोर्ट के बारे में, तो ये अपन कैसे आपसे बात करेंगे। तो व्हाट आर द सोर्सेज, हमारे पास में सोर्सेज क्या है। हमारे पास में रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है। वो बेटा ये सब में यही काम आएगा। फॉरेनर ट्रैवलर्स जो थे यहाँ जो विजिट करके गए, तो उन्होंने बुक्स लिखी। उस बुक में इन्होंने इस मुगल कोर्ट के बारे में लिखा, उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में लिखा, ठीक है। हिस्टोरियंस को जो कुछ भी मिलता है उसका वो आंख बंद करके बिलीव नहीं करते, उसका वो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। जो कुछ भी हमको किसी, जैसे अकबरनामा एक बुक लिखी गई थी, अकबरनामा बुक में जो लिखा हुआ है, तो क्या वो जो अकबरनामा में लिखा है वो सब कुछ सही है। तो उन्होंने इसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस किया। इससे रिलेटेड जो बुक्स थी या इस ड्यूरेशन में जो जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेंटर्स आए थे, ट्रैवलर्स आए थे, उनकी बुक्स में भी जब उन्होंने सर्च किया, जब वो ये बात उनकी बुक्स में मिली, तब जाके हिस्टोरियंस ने इन चीजों को सच माना, ट्रुथ माना। तो आज अपन बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं, या उस टाइम में कोर्ट में कोई भी आदेश जारी हुआ, किसी को कोई लैंड जो ग्रांट हुई या कोई गिफ्ट परचेज हुआ, तो इन सारी चीजों को रिटर्न में लिखा जाता था। तो ये ही जो सारी जो चीजें होती हैं, ये क्रॉनिकल्स के अंदर ऐड होती है। इनमें इंफॉर्मेशंस होती हैं, कोई जिसको भी कोई आदेश दिए जाते थे, ऑर्डर दिए जाते थे, वो सबका लिखना होता था। तो ये जब सारी चीजें होती थी, हालांकि ये जो क्रॉनिकल्स है, बुक्स वगैरह हैं, इनमें मोस्टली रूलर्स के बारे में, रूलर्स से रिलेटेड ही चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। कॉमन पीपल्स के बारे में हमें लेस इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फिर भी वो जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशियंट है। इसको अपन बिल्कुल जीरो नहीं कहेंगे, लेकिन अपन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कह देंगे कि अपन को वहां के लोकल पीपल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। तो इम्पोर्टेंस, क्रॉनिकल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल सोर्सेज फॉर एनी स्कॉलर हु वांट टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द मुगल। वैल्यूबल सोर्सेज होते हैं ये, जो मुगल हिस्ट्री लिखना चाहते थे। दे कॉन्टेंट फैक्टल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मुगल स्टेट, कि मुगल स्टेट जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये सारी चीजें क्रॉनिकल्स में लिखी होती थी। क्रॉनिकल्स में ही लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन भी होता था। दे प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ द मुगल रूलर एज वेल एज इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ देयर रीजन। तो देखो, पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखते थे, प्लस में इंपॉर्टेंट कोई भी इवेंट्स वगैरह होता था उसके बारे में भी लिखते थे। दूसरा, उन 2 पर्शियन पेंटर्स के नेम लिखो जो मुगल कोर्ट में उस टाइम आए थे। तो मीर सैयद अली थे और अब्दस समद करके 2 बंदे थे, ये पर्शियन पेंटर थे। अब अकबरनामा और बादशाहनामा किन्होंने लिखा? अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने, और जो बादशाहनामा है, अकबरनामा लिखा गया था अकबर के ऊपर, बादशाहनामा लिखा गया था अब्दुल हामिद लाहौरी के जरिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मुगल क्रॉनिकल, विच रिलीजन कम्युनिटी लिव्ड इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में उस टाइम में कौन कौन सी कम्युनिटी थी मुगल एम्पायर में? सॉरी, हिंदू थे, देख लो, मुस्लिम थे, जोरास्ट्रियन थे, और जैनी जो थे, ये लोग मुगल रीजन में, एम्पायर में रहते थे। हाउ डिड अबुल फजल डिफाइन सवर्निटी? सवर्निटी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? अबुल फजल डिफाइंड सवर्निटी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको माना। इसमें क्या था? जो राजा है, एम्परर है, वो उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके ऑनर को और उनके फेथ को प्रोटेक्ट करेगा।
ठीक है। जबकि जो दूसरा बंदा है जिसके प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, उसको ही डिमांड ऑबिडेंस एंड शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। सवर्निटी मतलब आप भी अपना, सवर्निटी का मतलब होता है बेटा अ पर्सन हु इज टोटली फ्री फॉर टेकिंग इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन। एक आदमी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कब है, तो इसमें लिखा गया है कि अबुल फजल ने बताया कि राजा जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, आपको सम्मान वगैरह सब कुछ देगा राजा। और बदले में आपसे क्या चाहता है, बदले में आपसे चाहता है कि आप जो रिसोर्सेज हैं आपके पास में उसमें थोड़ा सा शेयर दे दो है और थोड़ा सा सम्मान राजा को दे दो, तो राजा भी आपको सम्मान वगैरह देगा। ये अबुल फजल ने डिफाइन किया था। अंडर द मुगल विच क्लास ऑफ द पीपल वर इंक्लूडेड इन द नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो थे कैबिनेट मिनिस्टर कहना सही रहेगा, और उनके जो नोबल्स वगैरह जो थे यानी कि उनके राज दरबार में रहने वाले जो लोग बाग थे वो कौन से थे, किस कैटेगरी में आते थे। तो वो ईरानियन थे, तोरेंस थे, अफगान्स थे, राजपूत थे और डेक्कन्स में रहने वाले जो राजा नोबल्स वगैरह थे वो थे। राइट द नेम ऑफ सम पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट मुगल वुमेन। ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया था। तो देखो एक कौन कौन सी थी, एक तो बाबर की बेटी थी जिस, और हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम थी, एक नूर जहां थी वाइफ ऑफ जहांगीर, एक मुमताज महल थी वाइफ ऑफ शाहजहां, पावरफुल लेडी थी भी तो उनके लिए ताजमहल बनाया गया था, और शाहजहां की डॉटर थी जहां नारा और रोशन नारा। तो इस तरीके से ये 4-5 जो मुगल एम्परर में रहने वाली फीमेल्स थी जो पावरफुल थी। Who was गुलबदन बेगम एंड शी ऑथर्ड विच बुक। गुलबदन बेगम कौन थी, जैसे भी अपन ने बात करी, ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना। शी ऑथर्ड द बुक हुमायूं नामा, इसने हुमायूं नामा बुक लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मुगल अलोंग विद देयर मेन फंक्शन। तो उन 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नेम लिखने, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मुगल के अंदर में थी, और उनके फंक्शंस लिखने हैं। एक मीर बख्शी था, वाज द पे मास्टर जनरल हु डिस्ट्रीब्यूट पे अमॉन्ग द हाई ऑफिशियल। मीर बख्शी होते थे, ये पोस्ट का नाम बता रहा हूं मैं आपको, हैं, ये लोगों की सैलरी वगैरह देते थे। एक दीवान आला थे, इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी कहना चाहिए, और ये इंचार्ज होते थे फाइनेंस के और रेवेन्यू के। ऑल मनी बिल हैड टू बेयर हिज सिग्नेचर, इनके सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल पेमेंट होता था। बिल पेमेंट कैसा भी हो सकता था, जैसे परचेज किए हों हॉर्स, कोई वेपन्स परचेज किए हों, इक्विपमेंट्स वगैरह उनके। राइट द नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर या मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट अलोंग विद देयर मेन ड्यूटी। देखो ये भी प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनके नेम लिखने, उनके पोस्ट का नाम लिखना है और उनकी ड्यूटीज लिखनी है। तो सूबेदार होते थे जिनको गवर्नर भी बोल दिया जाता था, ये हेड होते थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, और इंचार्ज होते थे उस मिलिट्री के, पुलिस के, जुडिशरी के, एंड द एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका। ही वाज लाइक अ मिनिएचर किंग, ये एक प्रकार का छोटा राजा होता था अपने एरिया का। द प्रोविजन दीवान वाज इंचार्ज ऑफ प्रोविजनल पर्स एंड ऑल बल्क ऑफ पेमेंट वार साइन बाय हिम। दीवान साहब होते थे प्रोविजन एरिया में, वही फाइनेंस मिनिस्टर, इनके सिग्नेचर से ही सारा पैसा निकलता था। हाउ वर द रिलेशन ऑफ द मुगल विद द ऑटोमन एम्पायर और तुर्की। जो टर्की के या ऑटोमन एम्पायर का जो राजा होता था उनसे मुगल के कैसे रिलेशन थे। रिलीजियस रिलेशन फॉर हज ट्रेवल टू मक्का एंड मदीना, commercial relation under which many items were exported to the Ottoman Empire। ऑटोमन जो एम्पायर था उससे अपने मुगल के कैसे रिलेशन थे। एक तो रिलेशन इसलिए भी थे क्योंकि हज ट्रेवल होता था मक्का से मदीना के लिए, तो उनके साथ रिलेशन अच्छा रखना जरूरी था। साथ ही साथ में ही मैनी आइटम जो थे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे ऑटोमन एम्पायर के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय दीवाने खास और दीवाने आम। इन दीवाने खास का मतलब क्या होता था और दीवाने आम का क्या मतलब। खास का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, आम मतलब जनरल हो गया।
Diwan Khas was a special portion of the palace where the Mughal Empire had discussed with the special invited guests and minister. राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती थी, दीवान खास जगह थी, ठीक है। वहां पे स्पेशल जो इनवाइट होते थे गेस्ट और मिनिस्टर, उनसे बात वगैरह करते थे, डिस्कशन करते थे। दीवान आम क्या होता था? आम होता था ऑर्डिनरी जो पीपल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आते थे, अपनी कंप्लेंट वगैरह रिक्वेस्ट वगैरह राजा को बताते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सूबाज और प्रोविजंस वर देयर इन अकबर एम्पायर एंड हु वाज द इंचार्ज ऑफ द प्रोविजंस? अभी अपन ने बताया इनके जो अकबर के 15 सूबाज थे, इनके जो इंचार्ज होते हैं उनको सूबेदार वगैरह बोलते थे। कितने थे? 15 सूबाज थे इनके टाइम में। हु वर द टू मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल एम्परर? मुगल एम्परर का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? और मैं कहूंगा कोई भी रूलर हो उसके सोर्स ऑफ इनकम मोस्टली टू ही रहते हैं। क्या रहता है? एक तो टैक्स ऑन ट्रेड एंड टैक्स ऑफ लैंड। टैक्स ऑन लैंड, लैंड टैक्स मिलता है इनको, और ट्रेड जो होता है उस पर टैक्स मिलता है। हु वाज फैजी? फैजी कौन था? फैजी जो था ये अबुल फजल का भाई था और पर्शियन पोइट था। Which two important features of Indian architecture were adopted in the Mughal architecture? कौन से इंडियन आर्किटेक्चर अडॉप्ट किया गया था मुगल के अंदर? इसमें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स एट द एंट्रेंस गेट पे लगाए गए थे, डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग विद लीव्स एंड फ्लावर्स, ये था। Who was the most famous singer of Akbar court and which was main raga composed by him? तो अकबर की कोर्ट में सबको मालूम है तानसेन था, एक अकबर की कोर्ट में फेमस सिंगर था। इन्होंने जो राग कंपोज किया था उसको कहते हैं राज दरबारी। राग जो था वो एक राज दरबारी, याद रखिएगा, तानसेन और राज दरबारी। Why did Akbar invite the religious sons of different religion at the इबादत खाना? देखो इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में एस्टेब्लिश है, ध्यान रखना, और ये आगरा में है, आगरा के पास में है। तो इन्होंने इबादत खाना इसलिए बनाया था क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते थे, लड़ाइयां देखते थे, ये आपस में क्यों लड़ते हैं। तो उन्होंने इबादत खाना में सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था और उनसे कहा कि आप अपने रिलीजन की जो फीचर्स हैं वो आप हमको बताओ। तो अकबर जो है ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये फिर भी लोगों से पता करना चाहते थे ये लोग लड़ते क्यों हैं रिलीजन को लेके। तो सभी धर्म गुरुओं को बुला के इन्होंने अपने रिलीजन के, पर्टिकुलर रिलीजन के कहा कि आप अपने फीचर्स बताओ। तो सभी रिलीजन्स के जो हेड थे उन्होंने अपना फीचर्स बताए और फिर इनको जिस रिलीजन का जो फीचर अच्छा लगा उसको वहां से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और आईने अकबरी एक दीन ए इलाही करके इन्होंने एक रिलीजन बनाया। चलते हैं, और उसका जो फर्स्ट जो फॉलोवर था वो अबुल फजल ही बना था। चलते हैं, आगे चलते हैं। डिफरेंट ही वांटेड टू सर्च such a path which contained the best principle of all the religion and generate love and affection among his subject। इस वजह से उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स को बुलाया था। मेंशन टू मेन पर्पज ऑफ आईन अकबर। आईन अकबर जो था इट मेन पर्पज क्या था? वाज टू इन्फॉर्म द एम्परर about the very diverse custom and practice prevailing across his extensive territory। कितने रीति रिवाज हैं, क्या लोगों की प्रथाएं वगैरह जो चल रही हैं पूरी टेरिटरी में वो। दूसरा was to give him emperor a detailed account of the organization of the court। इसके साथ साथ में ही कोर्ट कैसी थी अकबर के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस प्रकार से वो रन करता था, क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, आर्मी के क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, कैसे वो रेवेन्यू सिस्टम के क्या सोर्सेस थे, पूरा अकाउंट एंड डिटेल अकाउंट ऑफ द 12 प्रोविजंस। देखो 12 प्रोविजंस थे और सूबास कितने थे? 15, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। What does the third part of आइन मुल्क आबादी डील टेकन? मुल्क आबादी, आइन मुल्क आबादी जो था उसमें किस चीज के बारे में बताया गया था?
इसमें डील विद द फिस्कल साइड ऑफ द एम्पायर एंड प्रोवाइड रिच क्वांटिटी इंफॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू रोल। रेवेन्यू के बारे में इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन थी। 12 प्रोविजंस जो थे अंडर अखबार एंड दे आर डिटेल statistical information which include the geography, topography, economic profile। बस सुबास के बारे में सारा कुछ था, उसकी क्या सी बनावट है, क्या इकोनॉमिक प्रोफाइल है, ये सारा कुछ। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में मनुस्क्रिप्ट के बारे में बताना है। तो देखो, मनुस्क्रिप्ट जो था हैंड रिटन मटेरियल होता था उस टाइम में। मुगल कोर्ट में जो कुछ भी चीज हैंड रिटन मटेरियल होता था ये है, और सारे कुछ इसके लिए इन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा था कि किताब खाना बोलते थे, जिसको लाइब्रेरी भी बोलना ठीक रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स काम करते थे। दिस वाज द प्लेस वेयर द एम्परर कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट वाज केप्ट एंड न्यू मनुस्क्रिप्ट वर प्रोड्यूस। पुरानी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो यहीं रखी जाती थी और नई भी यहीं बनती थी। और इसमें जो मनुस्क्रिप्ट्स है इसके बारे में पूरा डिटेल है कि इसको पहले लिखा करते थे, बीच में राइटिंग, इसमें फीचर्स कोई कलरफुल बनाने के लिए, डिजाइन वगैरह बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसी तरह से इनका कवर भी अलग अलग तरीके से बनता था। वो सारी चीजें अपन अब पढ़ते हैं। पेपर मेक वर द फर्स्ट टू हेल्प इन दिस टाइप ऑफ प्रिपेयरिंग मनुस्क्रिप्ट। पहले पेपर बनता था। दे प्रिपेयर द फोलियो ऑफ द मनुस्क्रिप्ट, फिर मनुस्क्रिप्ट की फोलियो बनाते थे वो लोग। द सेकेंड वर द स्क्राइब्स और द कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब जो कॉपी करते थे, इनकी राइटिंग जिनकी अच्छी होती थी वो कैलीग्राफर करते थे। टू कॉपी द टेक्स्ट इन द ब्यूटीफुल स्टाइल। कैलीग्राफी क्या होती थी? द आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग was considered as a skill of great importance. Different style were followed by different calligrapher। अलग अलग कैलीग्राफर होते थे, अलग अलग प्रकार की डिजाइन स्टाइल वो यूज करते थे। अकबर को जो सबसे अच्छी जो स्टाइल लगती थी वो नस्तालिक जो है वो अच्छी लगती थी। इसमें फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स होते थे। थर्ड स्टाइल क्या होती थी? इसमें पेजेस को इकट्ठा किया जाता था, which was done by the expert गिल्डर्स होते थे जो सारे पेजों को जोड़ते थे। द नेक्स्ट स्टेज क्या था? उसमें सीन फ्रॉम द टेक्स्ट विच इन्वॉल्व ग्रेट एफर्ट्स ऑन द आर्ट ऑफ द पेंटर। तो जहाँ पे जो बात लिखी हुई है उस बात से रिलेटेड पेंटर्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते थे। द लास्ट स्टेज होती थी बुक बाइंडर टू ग्रेड द इंडिविजुअल फोलियो एंड सेट देम ऑर्नामेंटल कवर। फिर इसके ऊपर वो बाइंडिंग वगैरह करके और उसके ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। द फिनिश मैन्युस्क्रिप्ट वाज कंसीडर्ड एज ए प्रीशियस ऑब्जेक्ट एंड ए वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी। दिस बुक्स के जरिए राजा की पावर, प्रेस्टीज वही रिप्रेजेंट होती थी। These beautiful manuscripts show the grandeur and power of the Mughal Empire. These manuscripts were a great legacy left behind by the Mughal emperor. It enabled many historians and scholars to throw light on the great achievement of the Mughal, especially in the field of book writing and literature. ये जो बुक है ये बहुत मुगल एम्परर की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करती है और स्पेशली बुक राइटिंग और लिटरेचर को, क्योंकि हिस्टोरियंस ने जो बुक में लिखा हुआ था उसको उन्होंने एज इट इज नहीं माना, लेकिन फिर भी मुगल बुक्स को देख के बुक्स के बारे में या किताब खाने के बारे में वो बता सकते थे। आगे चलते हैं। इन वॉट वे वुड द डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द मुगल एम्पायर मुगल कोर्ट हैव कन्वे सीन ऑफ द पावर ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो डेली रूटीन और स्पेशल फेस्टिवल्स के बारे में अपन बात करते हैं कि मुगल कोर्ट में राजा के आने से पहले पीपल्स कैसे उनका रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे उनका ऑनर देंगे, हैं कौन राजा के पास खड़ा रहेगा। किसी मिनिस्टर की जितनी इंपॉर्टेंस होती है वो उतना ही राजा के पास में खड़ा होते हैं। फिर मुगल कोर्ट में कौन से फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते थे, उनके लिए कैसी कैसी तैयारियां की जाती थी वो अपन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द मुगल एम्पायर वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर ऑफ दैट टाइम। सबसे धनाढ्य एम्पायर था उस टाइम का। सो डिस्प्ले ऑफ ग्लैमर एंड ग्रैंडर ऑफ द मुगल कोर्ट वाज क्वाइट नेचुरल। देयर डेली फंक्शंस
special occasion display the power and authority of the Mughal Empire. Every aspect of their court exhibited their authority and power. कोई भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते वक्त वो ध्यान रखते थे कि इसी चीज से हमारी पावर को रिप्रेजेंट मिलेगा. तो सुनो, द स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल कोर्ट वाज सच दैट एवरीबडी वाज अट्रैक्ट टुवर्ड इट एंड इम्प्रेस्ड बाय द रॉयल थ्रोन एट इट ज्वेल कैनोपी. हर आदमी जो था मुगल कोर्ट में आने के लिए अट्रैक्ट होता था, आना चाहता था, रॉयल को देखना चाहता था, यहाँ के रॉयल थ्रोन को देखना चाहता था और उसके ऊपर कैसे ज्वेलरी लगी हुई थी उसको देखना चाहता था. द एम्परर सीट वाज नॉट ओनली सेंट्रलाइज्ड but also high so that everybody could bow before him quite easily and pay his regard. वो इतनी विशाल थी, सेंटर में थी कि हर आदमी उसके सामने उसको देख के झुक जाता था और अपना रिगार्ड पे करता था. The throne prepared by the Mughal ruler was not only costly but grand in its beauty. जो मुगल रूलर की जो थ्रोन थी, राजगद्दी थी, वो कीमती ही नहीं थी बल्कि वो सुंदर भी थी. पिकॉक थ्रोन था, शाहजहां ने बनाया था. इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड स्टूड विद कॉस्टली ज्वेल. एवरी स्पेक्टेलर सीइंग द ब्यूटी ऑफ द थ्रोन ऑटोमेटिकली बो बिफोर द किंग. उसकी ब्यूटी को देखकर वो नतमस्तक हो जाता था जो भी विजिटर यहाँ पर आता था. इसके अलावा द सीट ऑफ एवरी कोर्टियर वार फिक्स्ड इन द मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट के जो कोर्टियर्स जो थे, राज दरबारी जो थे, उनकी भी सीट फिक्स थी. इट more or less dependent on the sweet will of the ruler. Once the emperor sat on the throne, none was allowed to move from his position. एक बार राजा दरबार में आ गया, गद्दी पे बैठ गया, तब किसी की को कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो राज दरबार को छोड़ सके विदाउट हिज परमिशन. इसके अलावा स्लाइटेस्ट इनफ्रैगमेंट ऑफ द रूल वाज कीनली नोटिस एंड पनिश ऑन द स्पॉट. और बोलचाल की भाषा भी ध्यान रखी जाती थी और कोई भी अगर गलती करता था तो उसको फौरन पनिश किया जाता था. एवरी कोर्टियर हैड टू पे सजदा टू द किंग और बो बिफोर हिम ऑन and on his entry into the royal center had to greet the king in a standing ovation. मतलब राजा को सजदा वगैरह करेंगे, नमस्कार करेंगे जब कोर्ट में आएंगे, राजा आएंगे तब. एम्बेसडर जो थे प्रेजेंटेड टू द मुगल एम्परर वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एन acceptable form of greeting, either to bow deeply or kiss the ground or either to clasp his hand in front of his chair. और कोई एम्बेसडर, कोई राजदूत आएगा तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन थे, कैसे वो अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के सर झुका के उनको ऑनर जो है अपना रिवार्ड देगा. झरोखा दर्शन था ट्रेडिशनल इंट्रोड्यूस बाय द मुगल ruler also tell us how a great crowd of common people kept standing for hours to have a view of the emperor. झरोखा दर्शन सिस्टम था, वो भी सिस्टम लागू किया गया था कि राजा जो है कॉमन पीपल को कैसे झरोखा में जाके दर्शन देंगे, जो पीपल्स पहले से ही ऑलरेडी जो पहले से ही कई घंटों से राजा के आने की इंतजार कर रहे थे. ऑन द और कोई स्पेशल ओकेजन्स वगैरह होता था तो मुगल कोर्ट को काफी डेकोरेट किया जाता था. और मुगल कोर्ट को कब डेकोरेट किया जाता था, इसके बारे में जो डेट है वो भी डिसाइडेड है. चलते हैं. ऑन द स्पेशल ओकेजन सच ए एनिवर्सरी ऑफ एसेसन टू द थ्रोन. जब राजा गद्दी पर बैठता था तो भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उस एनिवर्सरी पर गद्दी को, दरबार को सजाया जाता था. ईद वगैरह और शाही बारात और होली एंड मैरिज ऑफ द प्रिंस. द कोर्ट वाज द बेस्ट एंड फुल ऑफ लाइफ एज वी सीन ऑन इंडिपेंडेंस डे और द रिपब्लिक डे. जो अपन इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे देखते हैं ऐसे ही कोर्ट को सजाया जाता था. अब आगे चलते हैं. डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द एम्परर बिगन हिज डे इन बालकोनी एंड ए दीवान ए आम. कि जो राजा है वो कैसे दीवाने बालकोनी में झरोखा सिस्टम वगैरह करते थे, इनके ऊपर बात करते हैं. राजा जो है ये अपनी पीपल्स के साथ में अपनी कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए झरोखा सिस्टम था. इसमें राजा अपने डेली रूटीन के वर्क करने के बाद में, मतलब मॉर्निंग फ्रेश वगैरह होने के बाद में, पूजा वगैरह करने के बाद में वो झरोखा से पब्लिक से मिलता था, उनकी शिकायतें दुख दर्द सुनते थे और कोई सिर्फ दर्शन ही देते थे
और कोई पर्सन ज़्यादा ही परेशान है उनको दीवाने आम में बुला के उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती थी। ये सारा चीज़ जो है अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द मुगल एम्पायर यूज टू बिगन हिज डे एट सनराइज, सनराइज से अपना डे स्टार्ट करता था। हिज फर्स्ट टास्क वाज टू प्रे द गॉड, भगवान की पूजा करते थे। देन अपीयर्ड इन द बालकोनी, झरोखा में। लार्ज क्राउड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, वुमेन, सिख, चिल्ड्रन, पीजेंट, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, सोल्जर एक्सेट्रा जो हैं सभी लोग बाग यहाँ पे राजा से मिलने आते थे और राजा के दर्शन करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, द झरोका दर्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर टू मेक द एम्परर मोर पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। बताया राजा को क्राउड पीपल्स के साथ में अपनी कनेक्टिविटी शो करने के लिए अकबर ने ही सिस्टम लागू किया था। अच्छा, अब झरोका सिस्टम में 1 आवर बिताने के बाद में जो एम्परर जो था दीवाने आम में आ जाता था। कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस और हिज स्टेट, द स्टेट ऑफिसर प्रेजेंट देयर रिपोर्ट एंड शॉट द ऑर्डर ऑफ द एम्पायर। एम्परर के ऑर्डर सुनना चाहते थे, उन्होंने जो काम दे रखे थे उनका पूरा हिसाब दिया जाता था। 2 आवर्स के बाद में दीवाने खास में जाते थे जहाँ पे इनके राजा के साथ में प्राइवेट कंसल्टेशन जो होता था वो कॉन्फिडेंशियल मिनिस्टर और हाई ऑफिसर्स वगैरह होते थे, वो इनसे मिलते थे। डिफरेंट लेटर्स प्रेजेंट, पिटिशंस वगैरह, टैक्स ऑफिसर्स के बारे में, अकाउंट वगैरह जो कुछ भी है वो सारा वहाँ पे देखा जाता था। अच्छा, इसके बाद में समटाइम कई बार जो एम्परर होता था वो आर्टिस्ट और बिल्डिंग प्लान करने के लिए आर्किटेक्चर जो होते थे उनसे भी बात वगैरह करते थे। ऑन स्पेशल ओकेजन, एनिवर्सरी ऑफ देयर एसेसन टू द थ्रोन, ईद वगैरह जो होता था उसके बारे में भी पूरा ध्यान रखा जाता था है। और ट्रेमेंडस इम्प्रेशन शो करते थे विजिटर्स के ऊपर, ये भी सारा कुछ प्लान होता था। ऑन हिज बर्थडे द मुगल एम्परर वाज वेट अगेंस्ट वेराइटी ऑफ द कमोडिटी। जब एम्परर का बर्थडे वगैरह होता था तो उस दिन उनको डिफरेंट कमोडिटी से तोला जाता था और फिर वो चीज़ जो है चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी पुअर पीपल के लिए। ठीक है। एसेस द रोल प्लेड बाय वुमेन ऑफ द एम्पेरियल हाउस होल्ड इन द मुगल एम्परर। वुमेन का रोल वगैरह के ऊपर बात करते हैं, इनके रोल क्या थे मुगल एम्परर में, इनका रोल क्या था। इस्लाम है डायरेक्टर वुमेन टू कन्फाइन देमसेल्फ इन हरम एंड बिजी देमसेल्फ इन हाउस होल्ड ओनली। हालांकि इस्लाम के अंदर फीमेल्स के लिए काम दिया गया है कि वो हरम में रहेंगी, अपने घर पे ही रहेंगी, 4 दीवारी में रहेंगी और घर को संभालने का काम करेंगी, ये लिखा हुआ था इस्लाम में। लेकिन फिर भी रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज वगैरह होती थी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे गुलबदन बेगम है, डॉटर थी बहादुर बाबर की और सिस्टर थी हुमायूं की है। जहांगीर बी लव्ड, जहांगीर, इसके अलावा दूसरा जहांगीर जो थे नूर जहां थी उनकी वाइफ। शाहजहां की 2 डॉटर और थी, जहां आरा और रोशन आरा। दीज वुमेन ऑफ द रॉयल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मुगल एम्पायर, इनका मेन रोल था। अब अपन वही मेन रोल इनका देखते हैं। गुलबदन बेगम वाज हरसेल्फ ए राइटर ऑफ ए ग्रेट क्वालिटी की राइटर थी, इसने हुमायूं नामा लिखा था, ध्यान रखना। शी रोट हुमायूं नामा एंड मेड हर नेम इमोरल फॉर एवर, और इसी वजह से अपना नाम लिखवा दिया, मतलब कि जानने लग गए लोग बात। शी रोट बोथ इन तुर्किश एंड पर्शियन फ्लुएंटली, दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकती थी। हुमायूं नामा इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द मुगल पीरियड के बारे में बताने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था ये। what she wrote was not simply a praise of the Mughal emperor. She described in detail the conflict and tension of the Mughal prince and the ruler. इन्होंने वार वगैरह के बारे में तो लिखा ही, साथ में ही मुगल कोर्ट में कोई टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता था, चाहे वो प्रिंस के साथ में हो, वो सारी चीज उन्होंने लिखी हैं। इम्पोर्टेंट मेडिटिंग रोल, और साथ में ये भी बताया है कि मैं एल्डरली वुमेन होने के नाते मैंने बहुत सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं उनको सॉल्व भी किया है। दूसरा, द वुमेन ऑफ द रॉयल फैमिली वर रिसिप्टेंट ऑफ द मंथली अलाउंस, इनको एक पैसा मिलता था, मंथली अलाउंस मिलता था, जिसमें से नूर जहां थी, जहां नारा, रोशन नारा जो थी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस, इनकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन थी,
अच्छा पैसा मिलता था इनको, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो थे वो लिए थे। शाहजहाँ की जो न्यू कैपिटल थी जिसका नाम था शाहजहाँबाद दिल्ली, और इसमें चांदनी चौक वगैरह जो है, बीजीएस सेंटर, जो ये सभी की सभी जहानारा ने डेकोरेट किया था, बनाया था। रोशनारा बाग इन दिल्ली स्टिल रिमेन्ड द ग्रेट इंटरेस्ट दैट द मुगल वुमेन, स्पेशली रोशनारा टुक द कमीशन द कोर्ट। आगे चलते हैं। जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, उसको तो बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली हुई थी, वो जो चाहे वो कर सकती थी। शी वॉज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। It is why some historians call the period between 1611 to 1627 the reign of the Noor Jahan rather than the जहांगीर। जहांगीर के टाइम पीरियड में वो इतना इंटरफेयर होता था कोर्ट में, तो कि इस टाइम पीरियड को 1611 टू 1627 के टाइम पीरियड को नूर जहां का टाइम बोला जाता था। अच्छा, दूसरा, व्हाट वर द कॉन्सर्न दैट शेप मुगल पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड द रीजन आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, के बारे में मुगल पॉलिसीज वगैरह क्या थी। या दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, मेंशन द मेन फैक्टर विच शेप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल, मुगल की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। तो पहले तो आ गया सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कि भाई अपने देश की सिक्योरिटी के लिए क्या करते थे, कहां से कहां तक ये एरिया फैला हुआ था। तो सुन लो, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हिंदू कुश माउंटेन जो है, हिंदू कुश माउंटेन वहां पामीर नोट से निकलता है, यानी पाकिस्तान आप मान सकते हो, हिंदू कुश माउंटेन पाकिस्तान में है। वर मेड द बेस, द मेन एम ऑफ दिस बाउंड्री वाज टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द फॉरेन इन्वेंडर्स। मुगल मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ईरान। There is no doubt about it that sometime that ensured confrontation between Iran and the Mughal on the issue of Kandahar. On the other hand, the Mughal openly repeated their demand to take the land. ठीक है, forefather, but they had never insisted over this seriously. These things were simply mentioned because of political reasons, so that rising power of the Central Asia might not pick। इस पर कंधार है, कंधार ही इंडिया की बाउंड्री को डिस्क्राइब करता था। कंधार में जिसने शासन कर लिया वो इंडिया पर आसानी से कर सकता था, इसलिए वो उस जगह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। द फीलिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस, मुगल हैड फीलिंग टू बी ट्रीटेड एट पार with the important Asian country, while the Safavid ruler of Iran considered themselves supreme and true successor of the Prophet Muhammad. On the other side, the Ottoman Sultan of Turkey claimed themselves to be true representation of the Caliphate of Baghdad, but the Mughal emperor never bound themselves to any religion consideration. अब मुगल जो एम्पर था वो अपने आप को किसी से बांध के नहीं रखता था, हालांकि ये दो रूलर्स की अपन ने बात करी, अपने अपने ट्रेड इंटरेस्ट। मुगल पॉलिटिकल रिलेशन विद सेंट्रल एशिया माइट हैव बीन ऑफ एनी टाइप, बट दे नेवर अलाउड देयर ट्रेड रिलेशन टू गेट डिस्ट्रॉयड। ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहते थे दूसरे कंट्रीज के साथ में। पोजेशन ऑफ द कंधार, जैसे मैंने भी आपको बताया, कंधार के ऊपर जिसका रूल्स रेगुलेशंस हो गया, जिसने एक्वायर कर लिया, वो ही इंडियन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता था। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव द मेन फीचर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर और अंडर द मुगल। ये क्या सिस्टम वगैरह चलाते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो अपन बात करते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, वही इंचार्ज होती थी अकबर के टाइम में। एजुकेटिव और जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो सभी के सभी रूलर के अंडर में होती थी। देयर वर नो लिमिटेशन ऑन हिज डेस्पोटिज्म एंड हिज वर्ड वाज लॉ। कोई लिमिटेशन नहीं होती थी, उनके जो वर्ड्स होते थे वो ये कानून होते थे। बट अकबर हैड ऑलवेज द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन हिज माइंड एंड सो हिज वाज ए, वो अकबर जो था फिर भी लोगों के बारे में चिंता करता था। ही हिमसेल्फ सर्वे ऑल द ब्रांचेस ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क हार्ड टू डिस्चार्ज हिज मैनिफोल्ड ड्यूटी। और हर डिपार्टमेंट में जाके उन ड्यूटीज, उनके लोगों की ड्यूटी, ऑफिसर्स की ड्यूटीज को चेक करता था, क्या वो सभी अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं क्या। ही वुड होल्ड एन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट रखते थे वो लोग। लिसन टू द कंप्लेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड ट्राई टू पैसिफाई देम।
ओपन कोर्ट में पीपल्स को बुलाते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे। अकबर जो थे, इनके पास में नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स थे जिनको डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज दी गई थी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था? वकील होता था जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जिनको दीवान बोलते थे, पे मास्टर होते थे जिनको मीर बख्शी बोलते थे, चीफ सरदार होते थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वकील, जनरल कंट्रोल ओवर द सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड एक्ट टू द चीफ एडवाइजर ऑफ द किंग। जो वकील होते थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, चीफ एडवाइजर होते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो दीवान होते थे वो फाइनेंस और रेवेन्यू को कंट्रोल करते थे, ठीक है। ऑल मनी बिल्स हैड टू बेयर हिज सिग्नेचर, हिज रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल दीवान ऑफ टू द किंग। ये दूसरे दीवान वगैरह को भी अपॉइंट वगैरह करवाते थे। पे मास्टर होते थे मीर बख्शी, ऑल रिकॉर्ड रखते थे। मनसबदार डिस्ट्रीब्यूटेड पे अमॉन्ग द हाई ऑफिसर्स वगैरह, ये सिस्टम थे। इसके अलावा अपन बात करते हैं और सारे क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ वाज द आइडिया सुलह कुल इम्प्लीमेंट थ्रू स्टेट पॉलिसी? सुलह कुल क्या था? सुलह जो कुल था इसमें क्या था? डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। सुलह कुल लिटरली मीन एब्सोल्यूट पीस, जिसका मतलब होता शांति व्यवस्था बना के रखना। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, सुलह कुल इज द cornerstone of enlightened rules. Sulh Kul, all religions and school of thought had freedom of expansion on the condition that did not fight with each other and they did not undermine the authority of the state. सुलह कुल में अबुल फजल ने बता दिया था कि सभी रिलीजन्स जो हैं वो फ्री हैं टोटली, लेकिन इसी शर्त के ऊपर फ्री हैं, वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे और स्टेट अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हाउ वाज द आइडल ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ? नोबिलिटी अंडर द मुगल कॉम्प्राइज ईरानी, तुरानी, अफगान और राजपूत और दक्कन वगैरह मुगल कोर्ट में रहते थे, तो इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट होना नेचुरल बात है। बट दे वर गिवन पोजीशन एंड अवार्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस एंड लॉयल्टी टू द मुगल एम्पायर। और जो इनको पावर वगैरह मिली हुई थी वो इसी बेसिस पे मिली हुई थी कि वो कैसे अपने मतलब मुगल कोर्ट के प्रति कैसे रॉयल हैं, जो उनको सर्विस काम दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है, उस काम को वो कैसा करते हैं। एनी टैक्स बेस्ड ऑन रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन वर एबोलिश टू ब्रिंग हार्मनी अमॉन्ग द पीपल। हालांकि अकबर से पहले ऑल द रिलीजन्स इक्वल नहीं थे, उनको जजिया टैक्स और प्रिविलेज टैक्स जो हैं वो देने पड़ते थे, लेकिन अकबर के टाइम में ये दोनों ही एबोलिश कर दिए गए थे। तो फर्स्ट पिलग्रिमेज टैक्स था वो एबोलिश किया गया था 1563 में, और इसके बाद में 1564 में जजिया टैक्स एबोलिश कर दिया गया था। इनकी डेट ध्यान रख लेना। ऑल द ऑफिसर ऑफ द एम्पायर were given instruction to strictly follow the precept of the Sulh Kul in all the section of the administration। सभी ऑफिसर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि सुलह कुल को ढंग से फॉलो करें। फाइनेंशियल ग्रांट्स वर फ्रीली गिवन टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ऑल द रिलीजन। फाइनेंस यानी कि पैसा वगैरह जो है मंदिरों के लिए या डिफरेंट रिलीजन्स की बिल्डिंग्स के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यूं नहीं था कि सिर्फ मुगल ही, लेकिन अपन बात कर रहे हैं अकबर की। सुलह कुल जो था अकबर के टाइम में ही इम्प्लीमेंट हुआ था और उनके बाद में फिर ये वापस खत्म हो गया था। Whenever any temple were damaged during war time, special grant were later issued for their repair. Next, after defeating his rivals, the Mughal gave them full respect and honor and even established matrimonial relation with them. कोई भी राजा अगर युद्ध में हार भी गया है तो उसके हारने के बाद में उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट और ऑनर दिया जाता था। उनके साथ में विवाह संबंध जो है वो बनाए जाते थे, स्पेशली राजपूतों के साथ में। अकबर टुक ए स्टेप फर्दर, उन्होंने एक स्टेप फर्दर आगे बनाया। उन्हें दीन है इलाही, जो मैंने एक रिलीजन की बात करी थी 1582 में, उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया। और उसका जो पहला जो फॉलोवर थे वो कौन थे? वो आपके अबुल फजल थे। ठीक है बेटा, आज अपन ने ये एक और चैप्टर जो है वो खत्म कर दिया। बादशाहनामा का जो बादशाहनामा जो था वो किसके ऊपर लिखा गया था ध्यान रखना। पर मैंने शुरू में पूछा था अकबरनामा, तो अबुल फजल ने आ गया, और बादशाहनामा
एक लाहौरी वगैरह करके बंदे थे, अब्दुल हामिद लाहौरी, उन्होंने बनाया था और शाहजहां के ऊपर ये लिखा गया था। ठीक है बेटा, इन कौन कौन सी बुक इस टाइम पीरियड में लिखी गई थी, उन बुक्स का नेम याद करके रखें, इनकी ऑथर का नाम और उस बुक्स में क्या लिखा गया था। ये चीजें करेंगे तो यू विल गेट ए मोर मार्क्स इन योर एनुअल एग्जाम। ठीक है, मेरी विशेष है आपके साथ में कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएं। ओके, सी यू सून, बाय।